नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज सदन के शुरू होते ही बीएसपी ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया। पहले बाद में दोपहर 12:20 पर जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं बीते दिनों आजम और राज्यपाल के बीच हुई जुबानी जंग के विरोध में बीजेपी ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया कि हम सदन में न जाकर उत्तर प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था का जो उल्लंघन हुआ है, विधि व्यवस्था फेल हो गई, विधि व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। इसलिए हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं। महामहिम राज्यपाल जी का भाषण का विरोध बहुजन समाज पार्टी ने जनहित के मुद्दों को लेकर के किया है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज माहौल है, कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में है। आज मोदी जी बोल रहे हैं कि दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। आज उनके जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2 बच्चों का प्राइवेट बिल वो लाने वाले हैं। एक तरफ उनके नेता कहते हैं 8 से 10 बच्चे पैदा करिए, एक तरफ वो लोग कहते हैं प्राइवेट बिल लाके 2 बच्चों के पैदा करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का डबल मुखौटा आप देखिए। आज राष्ट्रीय लोकदल ने सदन में महामहिम राज्यपाल के भाषण का मजबूती के साथ विरोध किया, बैनर दिखाए और इस सरकार का जो किसानों पर 2700 करोड़ रुपया गन्ना का भुगतान है, कानून व्यवस्था कतई चौपट है। तो बयान सुने आपने नेताओं के, अलग अलग दलों के नेता। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही है। सदन में बीएसपी ने हंगामा किया। बीएसपी ने राज्यपाल वापस जाओ का नारा लगाकर अपना विरोध जताया। उत्तर प्रदेश में फैले जंगल राज, गुंडा राज और बड़े पैमाने पर बढ़े अपराध राज्यपाल जी द्वारा अपने भाषण के माध्यम से मरहम लगाने की कोशिश करने का पाप कर रहे थे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने आज महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर राज्यपाल जी वापस जाओ का नारा देकर के अपना विरोध दर्ज कराया, क्योंकि आज पूरा प्रदेश जल रहा है, पूरे प्रदेश की जनता अपराध के छाए में जी रही है। और एक मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में है, यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने राज्यपाल से नाराजगी पर कहा कि इस मामले में वे राष्ट्रपति से मिलेंगे। राज्यपाल द्वारा साक्ष्य छुपाने की बात को लेकर वे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। से महामहिम का ये विरोध नहीं था, ये अपमान था। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी बात कही, जैसे ढंग से भी कही, उसे सही और गलत पर बहस की जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदन में न आना क्या संदेश देता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अच्छा नहीं लगा। और बीजेपी ने यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन की मांग की है। बीजेपी ने अभिभाषण में यादव सिंह प्रकरण शामिल करने की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहा कि सदन में यादव सिंह प्रकरण उठाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आजम खान ने कई बार राज्यपाल पर पहले भी हमले किए हैं और वे राज्यपाल पर दबाव बनाना चाहते हैं। हमारे उस आरोप की पुष्टि हो गई
कि सरकार सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती, जबकि अब तो साबित हो गया कि ईडी ने भी लिखा था कि सीबीआई जांच कराओ। वैसे भी मैं सरकार से एक प्रश्न पूछता हूं यादव सिंह के प्रकरण पर, सरकार बताए कि क्या आर्थिक अपराधों की जांच के लिए कहीं न्यायिक आयोग बनते देखा है? विभागीय अनियमितताओं की जांच के लिए कभी न्यायिक आयोग देखा है क्या? कभी नहीं बनता है। निश्चित उठेगा। सदन में न उठने का क्या सवाल है? तो नोएडा अथॉरिटी के करप्ट इंजीनियर यादव सिंह के काले कारनामों से जल्द ही पर्दा उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने नोएडा घोटाले के आरोपी यादव सिंह की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से कर दी है। आपको बता दें कि यादव सिंह के खिलाफ जांच के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा अथॉरिटी ने लटका रखा था। जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गया और यूपी सरकार को जब ये लगा कि मामले को और टाला नहीं जा सकता, तो उसने यादव सिंह मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 23 फरवरी को इस मामले की फिर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि काले धन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है और इस एसआईटी ने पहले यूपी सरकार से यादव सिंह मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए कहा था, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब इस पर मिला नहीं। इस पर जस्टिस एमबी शाह और जस्टिस अरिजीत प्रसाद की एसआईटी ने यादव सिंह की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति केंद्रीय गृह सचिव और सीबीआई को भेज दी है। यादव सिंह मामले में यूपी सरकार की कार्रवाई को लेकर कई बार सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। 954 करोड़ के घोटालेबाज पर यूपी सरकार का दोहरा रवैया सामने आता रहा है। 13 जून 2012 को 954 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में सेक्टर 39 में मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले की पुलिस छानबीन शुरू होती इससे पहले ही केस को सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन करीब 2.5 साल बाद भी ये जांच एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी। यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में जांच एजेंसी ही नहीं बल्कि नोएडा प्राधिकरण भी सुस्त नजर आया। 2011 से लेकर अब तक के सभी घोटालों में यादव सिंह के खिलाफ आज तक कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सवाल यह भी है कि मामला उजागर होने के बाद भी यादव सिंह को लंबे समय तक सस्पेंड नहीं किया गया और यही नहीं, यादव सिंह को 3 अथॉरिटी का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। यादव सिंह में आखिर ऐसा क्या है कि नोएडा अथॉरिटी से लेकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सभी उसके बचाव में रहे? और यही नहीं, जांच कर रहा नोएडा अथॉरिटी का इंटरनल पैनल, इसने भी अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार भी यादव सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है? इसे यादव सिंह का दबदबा ही कहा जाएगा कि आयकर छापे से पहले उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ था। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जावेद उस्मानी की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का नोटिस दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनेंद्र राय ने ये याचिका दाखिल की है, जो इसी पद के दावेदार भी थे। उन्होंने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि उस्मानी की नियुक्ति समाजवादी पार्टी से नजदीकी के कारण हुई है और उन्होंने केंद्र सरकार से 25 लाख का लोन लिया है, लेकिन न तो वो लोन वापस किया और न ही लोन मिलने के बाद शर्तों को माना। यही नहीं, अपने आवेदन में उन्होंने इस तथ्य को भी छिपाया। तो जावेद उस्मानी पर इस तरह के आरोप लगाते हुए ये याचिका, अब इस पर कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि जावेद उस्मानी ने कल ही पद की शपथ ली है और अब 2 हफ्ते के भीतर सरकार को इस पर जवाब देना है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक दल इसके खिलाफ लंबा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में जुट गया है। आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने यह आरोप लगाया है कि यह कानून किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने जानकारी दी कि आरएलडी इस कानून के खिलाफ 10 मार्च से एक जन जागरण यात्रा निकालेगी, जो 23 मार्च को भट्टा परसोल गांव में खत्म होगी। बिना किसान की मर्जी के जमीन नहीं ली जानी थी। अब इन्होंने 80% की सहमति भी समाप्त कर दी, सिंचित जमीन को एक्वायर करना भी तय कर लिया और इन्होंने कहा कि औद्योगिक कॉरिडोर और
प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए हम जमीन एक्वायर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से किसानों की जमीन छीनने जैसा है। 10 मार्च से और 23 मार्च तक एक जनजागरण यात्रा निकालेंगे जो सहारनपुर से शुरू होके सहारनपुर मंडल से शुरू होगी और जिसका समापन 23 मार्च को भगत सिंह जी के शहीद दिवस पर भट्टा पारसोल में होगा। और अब स्वाइन फ्लू की बात। देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में स्वाइन फ्लू से 624 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को स्वाइन फ्लू से 39 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 900 नए मामले सामने आए हैं। करीब 10,000 स्वाइन फ्लू के मरीज हैं। वहीं यूपी में स्वाइन फ्लू के 141 मामले सामने आए हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में 102 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बात करें तो नोएडा में स्वाइन फ्लू के 32 मरीजों की पहचान हुई है। यूपी में स्वाइन फ्लू से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में बढ़ते स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी सरकार काफी गंभीर है और इसी सिलसिले में आज मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सूबे के सीएमओ और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में स्वाइन फ्लू के वैक्सीन की कालाबाजारी रोकने के निर्देश ड्रग इंस्पेक्टर को दिए गए। मुख्य सचिव ने यह बताया कि टैमी फ्लू की 90,000 टेबलेट्स मंगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में स्वाइन फ्लू का ज्यादा प्रकोप नहीं है। जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकानें हैं उन पे भी कह दिया गया है कि इंस्पेक्शन करके चेकिंग करके देख लिया जाएगा। कहीं कोई इस दवा की ना कोई ब्लैक मार्केटिंग होनी चाहिए और ना होर्डिंग होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब अक्रॉस द काउंटर जो इसका नियम है उसके अनुसार पब्लिक को दवा उपलब्ध हो जाए। तो ये सब चीज आज जो है कार्रवाई अभी चर्चा में कर ली गई है और उम्मीद हमें यह है कि हम लोग स्वाइन फ्लू की पोजीशन को कंट्रोल कर पाएंगे। अभी तक हमारे यहाँ 141 केस हुए हैं और मृतकों की संख्या 6 है। तो यूपी में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हम आपको यूपी के 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा, आगरा, वाराणसी, कानपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नोएडा में अब तक 32 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। 10 लोगों की मेडिकल रिपोर्ट हालांकि अभी आना बाकी है। आगरा में स्वाइन फ्लू के 6 मामले सामने आए हैं। प्रशासन स्वाइन फ्लू से मुकाबला करने के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। आगरा सेंट्रल जेल में भी एहतियात बरती जा रही है। यहां वहीं वाराणसी में स्वाइन फ्लू से डॉक्टर तक खौफजदा हैं और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टरों को भी स्वाइन फ्लू से इन्फेक्शन का डर सता रहा है। स्वाइन फ्लू से बचाव के किट न होने की वजह से डॉक्टर इलाज करने से बच रहे हैं। जबकि कानपुर में स्वाइन फ्लू के डर से HBTI कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा रोक छोड़ दी है। ये बताया जा रहा है कि छात्रों ने कॉलेज को बंद करने की मांग की थी। प्रशासन ने मना कर दिया। इसके बाद 2000 से ज्यादा छात्रों ने यहां एग्जाम ड्रॉप कर दिया है। वहीं शाहजहांपुर की अगर बात करें तो यहां डीएम शुभ्रा सक्सेना को स्वाइन फ्लू हो गया है। यहां स्वाइन फ्लू का ये पहला मामला है। शुभ्रा सक्सेना को बरेली के राममूर्ति अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं उन्नाव में भी लोगों में स्वाइन फ्लू की दहशत है। जिला अस्पताल के हाल बेहाल हैं और स्वाइन फ्लू से निपटने की किसी तरह की तैयारी यहां नजर नहीं आ रही है। उन्नाव की एक महिला की कानपुर के अस्पताल में स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। हालांकि स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन स्वाइन फ्लू को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अफवाहों पर ध्यान न दें। आपको बताएं कि स्वाइन फ्लू से जुड़े कुछ लक्षण क्या हैं। सर्दी, जुकाम, तेज ठंड लगना, सूखी खांसी होना, सिरदर्द और आंखों से पानी आना, सांस फूलने लगना और कमजोरी महसूस करना, ये स्वाइन फ्लू से जुड़े हुए लक्षण हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं H1N1 वायरस इसके पीछे बड़ा कारण है। और स्वाइन फ्लू से सावधान रहें लेकिन डरे नहीं। क्या लक्षण हैं ये आप देख रहे हैं। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए ये आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सावधानी बरतें, जैसे कि साफ सफाई का खास ध्यान रखें। खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर से चेहरा और नाक कवर रखें। बाहर से आकर हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। स्वाइन फ्लू के लक्षण होने पर मास्क पहनें और सार्वजनिक जगहों और अस्पतालों में भी मास्क पहनें।
स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीज के करीब जाने से बचें, मरीज से हाथ मिलाने से बचें। इसके साथ साथ सांस की परेशानी और 2-3 दिन से बुखार होने पर फौरन डॉक्टर की सलाह लें। और अब बात नकल माफिया की। यूपी में नकल माफिया किस तरह से सक्रिय है? यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे। यूपी बोर्ड के सचिव अमरनाथ वर्मा ने यह कहा है कि सरकार की ओर से बजट न मिलने की वजह माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बिना सीसीटीवी कैमरों के ही परीक्षा कराने का फैसला लिया है। परीक्षा को नकल विहीन कराने को लेकर अचानक बदले गए परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड के सचिव ने सफाई दी है कि लड़कियों की सुविधा के लिए ही नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। की जो बात चल रही थी वो बजट के अभाव में नहीं हो पाया है। आगे इस पर काम होगा। आगे गवर्नमेंट का स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बजट का इन्वॉल्व है, इसलिए ये सीसी कैमरा लगाने का निर्णय विभाग के स्तर से नहीं, गवर्नमेंट के स्तर से होगा। और आजमगढ़ में हंगामा करने वाले छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। छात्रों ने जिला विद्यालय निरीक्षक का घेराव किया था। छात्रों ने शिक्षा विभाग पर लाखों रुपए लेकर सेंटर बदलने का आरोप लगाया। छात्रों का यह आरोप है कि नकल माफिया और शिक्षा विभाग के गठजोड़ से परीक्षा केंद्र बदलने का काम हुआ है। ये शिकायत थी इन छात्रों की। इनकी सुनवाई जब नहीं हुई, इन सब ने अधिकारी का घेराव किया। इसके बाद यहां पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां भांजी। कार्यक्रम शुरू हो जाता है परिषदीय परीक्षा का, तब से यहाँ पैसा की वसूली चालू हो जाती है। अगर एक भी कागज कोई लेने आता है तो उससे बिना पैसे का कागज नहीं दिया जाता है। अगर यहाँ के बाबुओं की जांच कराई जाए तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हर बाबू को मिलेगी। सवित्तीय विद्यालयों का अध्यापक मोटरसाइकिल से नहीं चल पा रहा है और यहाँ का बाबू जो है 4 व्हीलर से चला, फॉर्च्यूनर और इनोवा गाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को सैफई में तेज प्रताप यादव के तिलक समारोह में शामिल होंगे। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के पोते हैं और उनकी शादी लालू प्रसाद की बेटी से हो रही है। पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें न्योता दिया था और अब प्रधानमंत्री तिलक समारोह में शामिल होने के लिए सैफई आएंगे। मुलायम सिंह यादव के पौत्र और मैनपुरी सांसद तेज प्रताप यादव के तिलक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ये सभी शिरकत करेंगे। प्रदेश के डीजीपी यहां पर पहले से ही कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने तिलक समारोह की सुरक्षा का जायजा लिया। इसके अलावा डीआईजी नीलाब्जा चौधरी, आईजी आशुतोष पांडे और इनके साथ ही पूरा प्रशासनिक अमला सैफई में मौजूद है। वहीं नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए एसपीजी भी सैफई पहुंच गई है। माननीय मुलायम सिंह जी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, बहुत से मिनिस्टर्स रहेंगे और गृह मंत्री जी के भी आने का कार्यक्रम है। कई और वीआईपी पर कंफर्म हो रहा है। जैसे जैसे कंफर्म होता जाएगा आप लोगों को पता चलता है। सोनिया गांधी, अमिताभ बच्चन की सूचना नहीं, अमिताभ बच्चन जी की सूचना एक आ रही है। सोनिया गांधी जी का तो मुझे भी पता नहीं है। और जो होगा, हम सभी परिस्थितियों से अधिक वीआईपीज भी अगर आ जाएं तो उनसे भी हमारी व्यवस्थाएं अच्छी रहें, इसके लिए हम उसका भी अतिरिक्त प्रबंध करके रखेंगे। अब देखिए, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, पर घंटे 1.5 घंटे रहने का कार्यक्रम तो है ही। तिलक में भी जाएंगे, वो भी अभी तय नहीं है, थोड़ा सा वो वर्कआउट कर रहे हैं, पर जब तिलक की सेरेमनी चल रही होगी उसी दौरान आएंगे।